Good morning, students. बेटा today we discuss about the second chapter. Second chapter में जो है आपका world populations, distributions, density and growth. कि world की populations कितनी है, उसका distributions किस प्रकार है, उसकी density क्या है और उसकी growth rate क्या है कि वो किस speed से बढ़ी है और अब फिलहाल विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है। तो एज यू ऑल नो, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो भारत है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो चाइना है। ठीक है, तो मानव प्रकृति का एक सक्रिय यानी एक्टिव कारक है। तो एक्टिव कारक होने की वजह से हमें मानव भूगोल में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों की मृत्यु हुई, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशंस क्या है। ये जनसंख्या की जनांकीय विशेषताएं हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन है, जिससे हमें जनसंख्या के महत्व के बारे में पता चलेगा कि जनसंख्या की इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, हमें जनसंख्या की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि जनसंख्या की इंपॉर्टेंस है वो क्या है। कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। अब विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, अब जनसंख्या वितरण से हमारा अभिप्राय यह है कि विश्व की जनसंख्या किस प्रकार वितरित है, यानी किस प्रकार वो जनसंख्या है वो वितरित है, कि पृथ्वी के ऊपर विश्व की जनसंख्या का वितरण कैसा है। ठीक है, तो अब ये आप सभी जानते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो इक्वली नहीं है। किसी क्षेत्र में विश्व की ज्यादा जनसंख्या विस्तृत है, किसी क्षेत्र में विश्व की कम जनसंख्या विस्तृत है, किसी क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, किसी क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सेफ्टी पर्पस भी आपका काफी मैटर करता है। और ज्यादा जैसे ही अगर हम देखेंगे तो विश्व के जो डेल्टाई मैदानी जो भाग है, जैसे इंडिया का नॉर्थ प्लेन है, ठीक है, और चाइना में जो नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, तो विश्व के जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जो समतल एरिया है, वहां पर विश्व की ज्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में उत्तरी मैदान में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन का क्षेत्र है, फर्टाइल एरिया है और क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है, तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या है या ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अक्षांशों के आधार पर वितरण, कि अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार है, कि अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखो आप सभी जानते हैं लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, सपोज करो एज ए अर्थ, ये हमने अर्थ को सपोज किया, ये 0 डिग्री की हमारी इक्वेटर लाइन है। अब जीरो ऊपर वाला जैसे होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा है। अब जहां पर लैंड पार्ट ज्यादा है तो वहीं पर ज्यादा जनसंख्या है वो पाई जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इक्वेटर के ऊपर तो क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, तो यहाँ पर ह्यूमिड सा मौसम है वो रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी हार्ड सी रहती है। तो 0 से 20 डिग्री, 0 से 20 डिग्री की जो लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है, 0 से 20 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन में एशिया महाद्वीप में 10% पॉपुलेशन है वो निवास करती है, कि एशिया महाद्वीप की ओनली 10% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और फिर 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, यानी इस रीजन में 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 50% पॉपुलेशन है वो निवास करती है, कि इसमें 50% पॉपुलेशन रहेगी। यहाँ पर 50% पॉपुलेशन मतलब विश्व की 50% जनसंख्या है वो निवास करती है। और फिर अगेन इसके ऊपर फिर हम जाते हैं तो फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से वो कम होता चला जाता है, जनसंख्या है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, लैंड पार्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते
हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड अगर हम बात करते हैं अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या के वितरण में काफी डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है। जैसे हमने 0 से 20 डिग्री के बीच में ओनली 10% पॉपुलेशन कि 0 से 20 डिग्री के बीच में विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है और 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में विश्व की 50% पॉपुलेशन है वो निवास करती है। और विश्व के जो ज्यादा डेंस पॉपुलेशन से हम ये कह सकते हैं कि विश्व के जो ज्यादा सघन जनसंख्या वाले जो देश हैं वो इन्हीं लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। चाइना है ज्यादा जनसंख्या वाला देश है वो भी इन्हीं लैटिट्यूड में या इसी हेमिस्फीयर्स में पाया जाता है। तो इसमें ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है कंपेयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, फिर आता है आपका विकासशील एवं विकसित क्षेत्रों के अनुसार वितरण की। अब विकासशील और विकसित क्षेत्रों के अनुसार भी जनसंख्या के वितरण में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। विकसित देशों में कम जनसंख्या निवास करती है, विकासशील देशों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर हम विकसित और विकासशील के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 3/4 जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में निवास करती है और 1/4 जो जनसंख्या है वो विकसित देशों में ही निवास करती है। अब विकासशील देशों में जैसे एशिया के देश आते हैं उसमें आपका अफ्रीका के देश आते हैं, जिसमें एशिया के देशों में आपका चाइना आता है और आपका भारत आता है। अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं, अफ्रीका महाद्वीप आता है, अफ्रीका के देश आते हैं जिनमें ज्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, और विकसित देशों की अगर हम बात करें तो विकसित देशों में जैसे आपका जापान है, न्यूजीलैंड है, यूरोप की कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका है, इनमें कम जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक, जैसे आप इसको एक पाई चार्ट के थ्रू भी कॉन्टिनेंट के थ्रू दिखाया गया है कि कौन सी कॉन्टिनेंट में कितनी % जनसंख्या है। तो ये जो लार्ज एरिया आप देख रहे हैं ये लार्ज एरिया में इसमें दिखाया गया है कि इस लार्ज एरिया को एशिया महाद्वीप यहाँ पर डिनोट किया गया है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 59.7% जनसंख्या है वो निवास करती है। उसके बाद इधर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ओनली 8.4% जनसंख्या निवास करती है। ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में 5.8% जनसंख्या रहती है। फिर आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में 14.78% जनसंख्या निवास करती है। और फिर ओशियंस कंट्री आती है जो महासागरों में पाई जाती है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। उन ओशियंस कंट्री में 0.57% जनसंख्या वो निवास करती है। और फिर यूरोप कॉन्टिनेंट आता है जो विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप कहलाता है, उसमें 10.8% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अगर यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव देखते हैं दोनों के बीच में तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दोनों क्या है, ये विकासशील देश इनमें पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में। तो इन विकासशील देशों में ही विश्व की 3/4 जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है कि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र पर कितने लोग निवास करते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व है वो कहा जाता है। कि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र पर मान लो 400 लोग निवास करते हैं, 500 लोग निवास करते हैं या 1200 लोग निवास करते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व है वो कहा जाता है। अब जनसंख्या घनत्व का बेनिफिट क्या रहता है कि जनसंख्या घनत्व का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें इससे यह पता चल जाता है कि इस क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या का जो दबाव है वो प्रेशर है वो कितना है कि प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन इसमें अब ये जनसंख्या घनत्व वो निकाला कैसे जाता है, टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। कि टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है वो निकल आता है कि इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। ठीक है, फिर इसके आगे दो पार्ट है, टाइप्स इसके दो दिए गए हैं, गणितीय घनत्व और कायिक घनत्व। अब गणितीय घनत्व क्या होता है, गणितीय घनत्व भी ऐसे ही मेजर किया जाता है कि किसी क्षेत्र की एरिया और उसके ऊपर रहने वाले लोगों के बीच का जो अनुपातिक संबंध है कि उसको गणितीय घनत्व कहा जाता है। इतना एरिया है, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनका अनुपात ये आया, इस अनुपात को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है वो बोलते हैं। जैसे कि
इसमें टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है, तब उसका गणितीय घनत्व है वो फाइंड आउट हो जाता है। फिर आता है आपका बेटा जैसे कायिक घनत्व। अब कायिक घनत्व क्या होता है कि कायिक घनत्व, लेकिन हम उस कायिक घनत्व से पहले हम गणितीय घनत्व की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गणितीय घनत्व के मेरिट क्या है या डिमेरिट क्या है। अब देखो गणितीय जो घनत्व है इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करने का एक ज्यादा अच्छा माप है वो नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल पॉपुलेशंस को डिवाइड किया जाता है टोटल एरिया से। टोटल पॉपुलेशंस को अगर आप टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं ये फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन इसको हम शुद्ध माप इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें वो लैंड भी इंक्लूड हो जाती है, तो उस टोटल एरिया में वो जमीन भी शामिल हो जाती है जिसके ऊपर जो रहने के लायक ही नहीं है, जैसे या जहाँ पर इंसान रहता ही नहीं है, जैसे दलदली क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, माउंटेन रीजन्स है, जहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस काफी हार्ड होती हैं। कि अगर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी हार्ड है तो इंसान हमेशा से इसी चीज को प्रेफर करता आया है कि जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्ड नहीं है, सुटेबल है, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ऐसे प्लेसेस के ऊपर रहने को वो बेनिफिट देता है या प्रेफर करता है कि ऐसी प्लेस के ऊपर रहना चाहे। लेकिन जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्ड है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। लेकिन जब हम गणितीय घनत्व को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि टोटल एरिया, उस टोटल एरिया में पूरे एरिया कंट्री के टोटल एरिया कोई शामिल है वो कर लिया जाता है, चाहे वहाँ पे इंसान रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको निकाल लेते हैं, तो उससे हमें ये तो पता चलता है प्रति इकाई पर इतना है। लेकिन उसमें भी रीजन्स वाइज काफी डाइवर्सिटीज पाई जाती है कि एक रीजन्स में ज्यादा लोग निवास करते हैं और एक रीजन्स में कम लोग निवास करते हैं, इसलिए गणितीय घनत्व को एक शुद्ध माप नहीं माना जाता। फिर आता है कायिक घनत्व या पोषक घनत्व। अब कायिक घनत्व इसमें क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशंस डिवाइडेड बाय कल्टीवेटेड एरिया, कि कितना टोटल कल्टीवेटेड एरिया से टोटल पॉपुलेशंस को डिवाइड किया जाता है। जब आप नेट कल्टीवेटेड एरिया से या प्योर कल्टीवेटेड एरिया से टोटल पॉपुलेशंस को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक बिल्कुल क्लियर डाटा है वो आपके सामने आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि इतने एरिया के ऊपर इतनी जनसंख्या का दबाव है, कि भाई हमारा एरिया इतना कल्टीवेटेड किया हमने, पॉपुलेशन है हमारी इतनी, तो इस एरिया के ऊपर इतनी पॉपुलेशंस को पोषित करने का प्रेशर है कि ये एरिया इतनी पॉपुलेशंस को पोषित करेगा। अब मान लो पॉपुलेशन है ज्यादा और कल्टीवेटेड एरिया है कम। अब कल्टीवेटेड एरिया कम है और पॉपुलेशन है ज्यादा, तो उस कल्टीवेटेड एरिया के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भाई इसकी पॉपुलेशंस को पोषण आप ही नहीं करना है, तो इस पॉपुलेशन को पोषित आप ही करेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि सघन खेती वहां पर ज्यादा की जाती है, कि ज्यादा से ज्यादा खेती की जाए और ज्यादा लोगों का पेट है वो भरा जाए। ये इस गणितीय घनत्व के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक शुद्ध माप प्रतीत होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि टोटल एरिया के ऊपर ये पता चल जाता है कि इतने एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर इतने पॉपुलेशंस का प्रेशर है, मतलब इतने एग्रीकल्चर एरिया को इतनी पॉपुलेशंस का पालन पोषण करना है, तो इसको ज्यादा प्रेफर है वो किया जाता है। गणितीय घनत्व के कंपैरिजन में जो कायिक घनत्व होता है, इस कायिक घनत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो दी जाती है, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में या ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे।